नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक इशू जो कि डिमोलिश ड्राइव चलाई गई थी गुजर मोहल्ला रूपनगर में, लगातार वो तूल पकड़े जा रहा है। अब वो लोग वहां पर जिन लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया था, वो लोग वहां पर धरने पर एजिटेशन एक चला रहे हैं टेंटों के माध्यम से, टेंट में बैठकर। और काफी जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी आकर उनको सपोर्ट कर रही हैं। पर ये कहना है सियासी पार्टियों के नेताओं का कि हम लोग इंसानियत के तौर पर यहाँ पर आए हैं, किसी भी पार्टी को यहाँ पर पार्टी के माध्यम से नहीं आए। और वही दूसरी तरफ जो अलॉटीज है, सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि आखिर उन अलॉटीज का जिन्होंने जेडीओ को पैसा दे रखा है, अपनी मेहनत की कमाई, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनका एक आशियाना होगा, उन लोगों का क्या कसूर है। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ से जो लोग यानी कि 47 से पहले जिनको लगभग 70 साल 100 साल हो गए उस जमीन पर घर बनाकर आशियाना, अपनी मेहनत की कमाई पाई पाई जोड़कर वहां अपना आशियान बनाकर वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने माल मवेशी को लेकर। और वही दूसरी तरफ जेडीए 2014 में वो अलाटीज को उनके पैसा लेकर उनको वो जमीन अलॉट कर देती है। अगर वाकई डिस्प्यूट था तो क्यों इस डिस्प्यूट को खत्म करने के बाद उन अलाटीज को क्यों नहीं उनको बात की गई कि जब डिस्प्यूट खत्म होता तो उसके बाद उनको वहां का पोजीशन दिया जाता या उन लोगों के साथ जो कि फेयर डील की जाती। पर वही दूसरी तरफ अलॉटीज भी इस समय परेशान है, क्योंकि वैसे देखा जाए वास्तविकता में जिन लोगों ने पैसा भरा होगा उनका क्या कसूर है, या जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर। कहीं ना कहीं है कि अगर वाकई ही जेडीए की लैंड थी वो, तो इतने सालों तक जेडीए कहां सोया था। सवाल ये बड़ा खड़ा। अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है तो जेडीए को 100 साल के बाद, 75 साल, 80 साल के बाद क्यों याद आता है। शुरू से उन लैंडों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जाता, जो लैंड स्टेट लैंड हो या जेडीए लैंड हो। इसी सारे विषयों में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीद मलिक, जो कि फरीद मीर जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ और मेंढर से वाबस्ता है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है पीडीपी के। आइए जानते हैं क्या कहना है इन सारे विषयों पर। फरीद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका, आपके चैनल का हम हमेशा शुक्रिया अदा करते रहते हैं। हर जगह पे मुसीबत के टाइम पे मेरी बहन, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ मेरी बहन सबसे फर्स्ट पहुँची होती है। मैं जम्मू कश्मीर की पूरी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी बहन का और आपके चैनल का एक बार नहीं बल्कि लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फवक्तन हर गरीब की बात को जहाँ तक पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं। मेरा ये कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को और साथ में ही जेडीए के वीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ, ये जो 47 से पहले वो कह रहे हैं कि हम 44 के वहाँ हैं, 47 से 3 साल पहले के वो लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने कोर्ट केस भी किया, उन्होंने फीस भरी, तो उनकी सुनकर उनकी बात को कहीं तय तक पहुंचकर उसके बाद ये किसी को अलाट करते तो ठीक था। जिनको अलाट किया वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं। बिल्कुल, उन्होंने भी पैसे दिए, उन्होंने भी पेमेंट कर दी, तो उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि ना तो जिनको लाट हुई उनका कसूर है और ना ही जो वहाँ रह रहे हैं उनका कसूर है। आप ये मान के चलिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जम्मू के डिप काम साहब इस पूरी चीज़ की मतलब जाँच करवाएं। यहाँ पे कुछ इस तरीके की लैंड हैं जो गवर्नमेंट लैंड हैं, जो कस्टोडियम लैंड हैं, वहाँ पे जो वक्ती वहाँ पटवारी से लेके नायब तहसीलदार एसडीएम साहब तक जो लोग होते हैं, वहाँ पे कस्टोडियम लैंड, एक तरफ से ये दावा किया जाता है कि कस्टोडियम लैंड जो है वो मालकी कभी नहीं हो सकती, और 99% अगर मुझे कहीं पे बुलाया जाए मैं आने के लिए रेडी हूँ। फरीद मीर नाम है, जहाँ पे मुझे तलब किया जाएगा वहाँ पे जाके ये बात कर सकता हूँ कि 99% जो गवर्नमेंट लैंड या वैक्यू प्रॉपर्टी है उसको वहाँ पे मालकी बनाकर उनको नकलें इशू की गई। अगर कल उन लोगों के आशियाने भी तोड़े जाएंगे, उनके जो एक रुपये से इकट्ठे करके पैसे मकान बनाया उस मकान को तोड़ा जाएगा, तो उस वक्त ये कहेंगे कि नहीं जी गवर्नमेंट लीगली काम कर रही है, इसको लीगली नहीं कहते। यहाँ जो रूपनगर में हुआ, मैं फर्स्ट दिन भी वहीं था,
उसके बाद हम जितने दिन हो गए वहाँ हर रोज जाते हैं। ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है। ये आज सुबह भी मैं किसी चैनल से सुन रहा था, कोई मेरे भाई कह रहे थे जी वहाँ पे सियासी लोग जाते हैं, उन्होंने टेंट लगवा के दिए। वो भाई हम मकानों में रह रहे हैं, हमारे बच्चे घरों में रह रहे हैं, तो तब भी हमारी सेहतें खराब हैं, हमें परेशानियां होती हैं, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, बुखार होता है। उन लोगों के बारे में प्लीज यार अल्लाह का वास्ता आपको सियासत से हट के बात कीजिए। उन लोगों के बारे में आप सोचें कि जो लोग वहाँ पे इस खुले आसमान के नीचे इतनी परेशानी में अपने बच्चों को लेके वहाँ आज 15 दिन से परेशान हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि उन लोगों का पूरा अमन तरीके से उनका हल किया जाए, और जिनको अलर्ट की गई वो भी हम में से हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी नुकसान नहीं, उनका भी जिस तरीके से इनका हल किया जाए इस तरीके से उनका भी हल किया जाए। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम 47 या 44 से रहने वालों को तोड़ के वहाँ दूसरे लोगों से झूठ मूठ करके पैसे लेके दूसरे लोगों को वहाँ ले जाएंगे, तो इससे ज्यादा इशू बनता है जनाब। गरीब लोग जहाँ पे हैं वो दूध बेचने वाला परिवार है, ये बड़े दुख से कहना पड़ता है। आज से मैम आपके चैनल पर भी बहुत सारे इंटरव्यू हुए और बहुत सारे चैनलों में इंटरव्यू हुए। यहाँ पे एक बड़ा इशू चला जम्मू कश्मीर के अंदर, गुज्जर एंड पहाड़ी, पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा। कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ लाल किले पर झंडा लहराया, गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आए, उन्होंने भी कहा पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया जाएगा। तो छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ कि कहीं तारक परदेसी जो गायकार हैं और मुसलमानों में जिस तरह आपके हिंदू में पंडित जी होते हैं, इस तरह मुसलमानों में ऊंची जात मानी जाती है, सैयद सादात हैं वो। उनकी जबान से कोई एक बात गलती से निकली और निकलने के बाद तुरंत उसी वक्त आप माने कि हर चैनल पे तारक परदेसी जी ने माफी मांगी और सादात होने के नाते पे कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। बड़े बड़े जो दुबई से कनाडा से आप देखें हिंदुस्तान की दूसरी स्टेटों से लोगों ने तारक परदेसी जी को बड़ी बड़ी तूफान गालियां दी छोटे से एक अल्फाज पे। तो मैं उन तमाम लीडरों से, बड़े लीडरों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस ना मिले, चलो ये देना ना देना ये गवर्नमेंट का काम है, हम किसी से वो नहीं। मैंने एक बार पहले भी ये चैनल पे इंटरव्यू दिया है, खुदा की कसम ईमान से कह रहा हूँ कि पहाड़ी हम मांगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिनको स्टेटस दिया है उनसे हम नहीं मांगते, उनके स्टेटस की उन्हें मुबारक हो। लेकिन मैं तमाम आज बड़े लीडरों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने उस दिन भी कहा कि जितने पहाड़ी लीडर हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है, जितने गुजर लीडर हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस वक्त वो जो गरीब लोग जिनकी कहीं पे सुनाई नहीं है उनकी सुनाई करें, उनके पास आएं, उनकी बात सुने। जिस तरह पीडीपी की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी वहां पे गई, तो आप ही उस दिन वहां थे, आपने देखा उन्होंने बीच में बैठ के लोगों की बातें सुनी। पर एक सवाल आपसे भी हम फरीद जी करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता हम हमेशा निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं। हम सवाल आपसे जरूर करेंगे कि महबूबा मुफ्ती जी आज गई हैं, पर कहीं ना कहीं पहले जो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एसटी एससी को, क्या वो पहले मिल पाई? अगर आप पहले इन सारी चीजों पर जब उनकी सरकारें रही हैं, चाहे एनसी की कहे, चाहे कांग्रेस की कहे, चाहे पीडीपी की सरकार कहे, तो कहीं ना कहीं अगर पहले से ये चीजें इन पर काम किया जाता तो आज इस तरह के जो हुए हैं हालात वैसे ना होते। इस चीज को आप मानते हैं? क्योंकि आज सवाल उठ रहे हैं जो केंद्र सरकार है उस पर, आज सवाल उठे हैं भाजपा पर कि भाजपा ने, पर भाजपा की कोशिश से रिजर्वेशन तो मिलने जा रही है जो एसटी जो गुजर कम्युनिटी को है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहेंगे पिछली सरकारों की भी कमियां रही हैं कि अगर आज उनके साथ ऐसा हुआ, अगर उनको फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये चीजें होती, पूरी तरह से उन्हें ऑथेंटिकेशन उनके पास होती, कोई लिखित में कुछ होता, तो आज इस तरह की चीजें ना होती। मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं बीजेपी के कोई खिलाफ बात नहीं की, और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो किसी एक कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और तय दिल से नरेंद्र लाल मोदी की इज्जत करता हूं और दिल से उनकी तारीफ ही करता हूं, इसलिए कि ये जो आपने स्टेटस के लिए कहा ये सच है। मैंने जो पिछला इंटरव्यू दिया उसमें बिल्कुल साफ कर दिया कि अब्दुल्ला खानदान जो शेख साहब के टाइम पे इनका दौर आया,
शेख अब्दुल्ला साहब आए, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उसके बाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आए, फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार रही, साथ में पीडीपी की सरकार भी रही। उसके बाद जब बीजेपी के साथ हमारी रिलायंस हुई, मैडम जी ने मिलकर सरकार बनाई, मैडम जी को मौका नहीं मिला। मैं ये पिछली सरकारों के लिए भी आपको ये कहूँगा, ये बात किसी को ठीक लगे या ना लगे। तो आज बीजेपी को कैसा मौका मिला जो उन्होंने डिलिमिटेशन के माध्यम से अब जो रिजर्वेशन पॉलिटिकल मिलने जा रही है एसटी कम्युनिटी को, ये बड़ा कदम नहीं है सर? बीजेपी, मैंने पिछले बार भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि हमें बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली में, उनका मैं कभी भी मोदी जी के खिलाफ बात नहीं करता हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी काम किए हैं। मैं ये यहाँ नहीं बात कर रहा हूँ, अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खोल कर डाटा देखा जाए तो पिछली सरकारों से 1000 गुना नरेंद्र लाल मोदी ने काम अच्छे किए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं। यहाँ तक कि आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं जो ग्रास रूट की है। जो बेवाह औरतें थी उनकी एक पहाड़ी स्टेटस की बात चल रही थी, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने लोग जी सर पहाड़ी स्टेटस का नाम लेते वक्त उमर साहब बड़े अजीब तरीके से कहने लगे, भाई पहाड़ी स्टेटस का नाम लिया, उनको डर लग रहा था पहाड़ी स्टेटस का नाम लेने से। आज हम उनके खिलाफ नहीं हैं। हम कोई भी कभी भी रविंदर रैना जी पुंछ में गए, उन्होंने दौरा किया, हम उस पार्टी के तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे वो गए हमारे लोग ही उनके साथ थे। पुंछ रजौरी में हमारे ही लोग हैं ना, जम्मू में भी हमारे लोग हैं, उनके साथ रहे, उनका पूरा मन तरीके से जलसे करवाए। तो 4% जो पहाड़ी मिला हमें, हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्लेट मांगनी है। उनके पास अगर है तो वो हमें प्लेट दें, हम उनके भी शुक्रिया अदा इससे पहले भी करते हैं, आज भी करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा पिछली सरकारों ने, मैम ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर पिछली सरकारों ने अच्छे काम किए होते तो जो आज यहाँ पे रूपनगर में जेलना जा रहा है ना, जो तकलीफें आज झेली जा रही हैं, ये नहीं झेलनी थी। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जंगलात के मंत्री थे, जो जेडीए के मंत्री थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री थे, कांग्रेस के मंत्री थे। उसमें थोड़ा सा मौका मुफ्ती साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, अगर वो जिंदे रहते, उन्होंने ये सारे आयन बना देने थे। जिस तरह मुगल रोड, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, या मैम जी को दौरा अगर उस दौर में टाइम मिलता तो जरूर। इसीलिए हमने हाथ मिलाया था बीजेपी से कि हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को हमारी मैम या उससे पहले मुफ्ती साहब इनको जो इनका हक था वो देने जा रहे थे। बीच में किसी वजह से हम नहीं चल सके, उनके साथ नहीं हुआ। पर फिर भी जो पिछली सरकारों की आपने बात की, मैं अपनी बहन में आपको दिल से ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये बात पूछते हैं ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ। ये बात पूछनी चाहिए और हमें जवाब देना चाहिए कि पिछली सरकारों ने नाजायज किया, जुल्म किया। आज बड़ा एक आवाज उठता है 370-35 है। अगर एक लाइन को उस वक्त सरकारों ने पक्का किया होता तो आज यहाँ जम्मू में आप बड़े बड़े लोगों से पूछें, 70 और 35 टूटने से पूरे जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ है। किसी एक कम्युनिटी का नुकसान नहीं कि किसी मुसलमान का नुकसान हुआ, हिंदू का नहीं हुआ, सिख का नहीं हुआ, ईसाई का नहीं हुआ, पूरी स्टेट का नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। लेकिन इसको 370 और 35 के नाम पे करोड़ों खरबों रुपए जो थे घोटाले करके खा लिए, इसको पक्का नहीं किया। जब वो आए बीच में, उन्होंने देखा कुछ नहीं तो उन्होंने तोड़ दिया, बात यहाँ खत्म हो जाती है। किस तरह से सर हल होना चाहिए जो इतने दिनों से लगातार जो गुजर मोहल्ला रूपनगर की बात करें, लगातार लोग बैठे हुए हैं वहां पर कहा ये भी जा रहा सियासत हो रही, पर सियासतदान कह रहे हैं हम ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत के नाते वहां जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीकाकार नहीं हो सकता अभी भी कि उन लोगों का मसला भी हल हो जाए और जो अलॉटीज है उनको भी नुकसान ना सहना पड़े, उनकी भी जो परेशानी है उनका भी हल हो? सर मैं यही रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका हूं, अभी फिर करता हूं कि जो 44 के रह रहे हैं उनको भी हक मिलना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके छोटे छोटे बच्चे घर से बेघर नहीं होने चाहिए, उनकी वो बच्चियां, उनकी वो जो मेरी बहनें, मेरी माएँ उस दिन जो आप देख रहे थे कि रो रही थी, आप यकीन मानेंगे मैडम जी, हमें भी रोना उस दिन आ रहा था कि या तो हमें ऊपर वाला कहीं मौत दे दे या फिर उन लोगों को इंसाफ मिल जाए। मैं ये कह रहा हूं कि उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको भी उतना हक मिलना चाहिए जितना हक उनका है। 44 के रह रहे हैं तो उनका राइट बनता है, उनका हक बनता है। उन्हीं के इर्द गिर्द में जो कोठियां बनी हैं, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल अंडरग्राउंड जो मकान बनाए गए हैं, अगर उनका हक
आज आ सकता है, तो जो लोग 44 के रह रहे हैं उनका राइट बनता है। उन्हीं के साथ साथ जिनको अलाट किए हैं, जिनसे पैसे लिए हैं, उनको भी उसी तरह हक मिलना चाहिए, उनका भी हक है। जेडीए वहां दे, दूसरी जगह दे, कहीं पे उनको अलाटीज को भी उनके पेमेंट ली हुई है, उनको भी हक दें, उनके भी मकान बनवाएं। लेकिन जिनके बने हुए मकान हैं उनको ना तोड़ें, और अगर तोड़ दिए तो उनको, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं, उनको उसी तरह मकान बना के दे दें, वो बेचारे भी खुश रहें। और जिनको अलाट किया, मैं उनके खिलाफ ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ वो भी हमारे भाई हैं। उन अलाटीज में मैं भी हो सकता हूँ, मैम आप भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकता है। हमें थोड़ा पता होता है। जिस तरह मैंने आपको कस्टोडियन की या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की एक रिक्वेस्ट की कि पटवारी साहिबान नकल दे देते हैं, अनपढ़ आदमी जिसको क्वालिफिकेशन का पता नहीं है वो नकल ले लेता है, उसकी तो हिसाब से वो मालिक बन गया। थोड़े ही दिनों में जब जेडीए वहाँ या कस्टोडियन पहुंच जाती है, डीसी साहब साथ में होते हैं, पुलिस प्रशासन साथ में होता है, पुलिस का क्या कसूर है? यहाँ पे उस दिन पुलिस वालों को पत्थर, पुलिस बेचारी रात को 12 बजे उठाओगे, पुलिस को उठना पड़ेगा, नौकरी करते हैं वो, उनका कोई कसूर नहीं होता, उनकी नौकरी है, उनको ड्यूटी के तौर पे जाना पड़ता है वहाँ पे, वो भी परेशान होते हैं। हाथ उनका चलता है, दिल उनका परेशान होता है, कलम उनकी चलती है, दिल उनका परेशान होता है। पूछिए आप उनसे भी। पुलिस भी हम में से, हम पुलिस में से हैं। मैंने पहले आपको कहा हमने इंडियन आर्मी में नौकरी की है, और मैम 3 लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया है। 3 लड़ाइयों में था, कारगिल के युद्ध में था, ऑपरेशन पराक्रम में था, और राजस्थान की लड़ाई में भी प्रेजेंट था। तो मैं ये कहता हूँ कि डिप्टी वालों को तो उठाया जाएगा, वो अपना काम करेंगे, पुलिस प्रशासन का इसमें कोई कसूर ना मान के चलें। मान के ये चलें कि जो मेरे भाई जो बड़े दफ्तरों में बड़े ऑफिसर बैठे हैं, जिस तरह जेडीए के वीसी साहब हैं, उनकी छोटे वाला आमला है, वो क्यों इस तरीके के काम करते हैं कि जो 44 के रह रहे हैं उसी जमीन पे किसी दूसरे को अलाट कर दी। अलाट वाले भी अपनी जगह सही हैं, दूसरे भी सही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी करना चाहता हूँ, जो मेरी लास्ट में मेरी बहन से बात होगी। मैं बेसिकली मेंढर अड़ी अरनी का रहने वाला हूँ। आप वहाँ बीजी में गई हैं, पीछे आपने एक बीजी में जाके वहाँ अपना पूरा प्रोग्राम चलाया। हम हर रोज, और मैं किसी चैनल को देखूं, मैं आपको जरूर देखता रहता हूँ कि आप वहाँ बीजी में गई, आपने देखा वहाँ बीजी बंद रही काफी दिन तक, हमारा बहुत सारा लॉस हुआ, गाड़ियाँ बीच से निकलती रही। तो मैं मेंढर से लेके बीजी तक हमारी एक रोड है, जो मैं आज आपके माध्यम से जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मैं इसलिए हमारी लैंग्वेज में बदतमीजी नहीं है क्योंकि हमने नौकरी भी की है और मैं स्कूल पढ़ा हूँ। हम किसी को कभी बेहया तरीके से बात नहीं करते। मैं रिक्वेस्टिया तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जो मेंढर से लेके बीजी तक हमारी रोड है, और बीजी से लेके मनकोट तक, मैम बीच वाली रोडों में हमने दवाई लगा के, डीडीसी वाइस चेयरमैन जनाब अशफाक साहब ने मेहनत की, उस वक्त जनाब डीसी राहुल यादव साहब थे, अभी जो डीसी साहब गए हैं, बीच वाली रोडों में हमने थोड़ी थोड़ी वो कच्ची जैसी लुक डालते हैं जो 15 दिन के बाद उखड़ जाती है। लेकिन जो हमारी मेंढर से लेके हरनी घरसाई जड़ा वाली रोड मिलती है, उसमें जो हमारे 2 ठेकेदार लड़के हैं पंजाब से हैं, वो लोकल नहीं है। लोकल होते तो वो भी वही काम करते, लेकिन पंजाब से हैं, लाडी एंड लक्की, उन्होंने अच्छी लुक डाली है, अच्छा काम किया है। लेकिन जो बीजी से लेके मेंढर तक, मेंढर से लेके मनकोट तक रोड है, आप मेरी बहन कभी आपका रोड हो, आप जाएं, हमें भी कहें, हम आपको दावत भी दें वहाँ पे, आप देखेंगे बीजी से लेके मेंढर तक अगर किसी जम्मू कश्मीर के परिंदे को या किसी जानवर को यहाँ से वहाँ भेजा जाए और वो एक दिन बीजी से मेंढर, मेंढर से बीजी मार्च करके आए, तो उसको उधमपुर या जम्मू के हॉस्पिटल में आके 3 महीने तक एडमिट रहना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत है जो हमारी रोड की कंडीशन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप कभी भी किसी और से भी इंटरव्यू लें तो पूछें। मैं मेंढर की तमाम लीडरशिप से, हमारे मेंढर के बहुत सारे लीडर हैं जो आपके चैनल पे, दूसरे चैनलों पे इंटरव्यू देते हैं, मुझे दुख होता है कभी भी उन्होंने अपनी रोड की बात, अपने गरीब लोगों की बात, दूसरा रोड के साथ साथ में जो हमारे वहाँ के हालात हैं मैम, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर 22 घंटे लाइट रहती है और 2 घंटे कट होता है। मैं मेंढर और सुरनकोट वो 2 तहसीलें हैं जहाँ पे पुंछ शामिल उसमें, जिसमें 22 घंटे कट और 2 घंटे में लाइट मिलती है। उसके बाद अगर आप दूसरी बातें और देखेंगे, स्कूलिंग तो काफ़ी देर से बंद है, बच्चों की कंडीशन वैसे ख़राब है। हमारे जो वहाँ के गरीब लोग हैं, आखिर में पानी की उनको अगर आप दिक्कत देखेंगे मैम, अगर हम
किसी को बिजली पानी भी नहीं दिलवा सके, कोई लीडरशिप किसी को बिजली पानी नहीं दिलवा सकी, रोड का नहीं कर सकी, तो नौकरी देना या बड़े बड़े दावे करने ये दूर की बात है। आप यकीन मानेंगे कि वहाँ हमारे पानी की ये कंडीशन है कि जो बोलने वाला आदमी है, अमीर है, लीडरशिप है, उनके तीसरी मंजिल से मैम पानी ओवरफ्लो के नीचे आते हैं, और जो गरीब लोग हैं खुदा की कसम उनकी पाइपें लगी हैं, सूख गई हैं, पाइपें सड़ गई हैं, लेकिन उनके घरों तक पानी नहीं पहुंचा। तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आपके एडवाइज़र चीफ जनाब फारूक अहमद खान साहब गए, मैं मेंढर में भी उनके साथ था, मैं पुंछ में भी उनके साथ था। मैंने एडवाइज़र साहब को, दूसरे वो एक और एडवाइज़र साहब गए थे बशीर साहब, वो अरेस्ट हो के बाद में उनके साथ भी हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हमारी बात पहुंचाएं कि खदारा ये हमारे मजलूम गरीब बेसहारा लोग जिनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए आप ज़रूर नज़र गमाएं। जम्मू में काम चल जाता है मैम, कश्मीर में काम चल जाता है, लेकिन पुंछ एंड राजौरी को इस तरह इग्नोर किया हुआ है। ना हमें इधर कंपेयर करते हैं, ना हमें वो कंपेयर करते हैं। पुंछ राजौरी के गरीब लोगों की बेहद बुरी कंडीशन है। तो मैं ज़रूर अपनी बहन के चैनल पे फिर भी कभी टाइम लेके बात करूँगा। और लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमेशा मीडिया और पुलिस का लॉट ऑफ थैंक्स करता हूँ, 1000 बार शुक्रिया करता हूँ। पुलिस का इसलिए करता हूँ, ये भी सुन लेना, कभी ये नहीं कहना कि डर के बात कर रहा है, इंडियन आर्मी का हूँ, डरता नहीं हूँ किसी से। क्योंकि पुलिस का इसलिए करता हूँ, पीएचई पानी ना दे पुलिस आगे, बिजली वाले बिजली ना दें पुलिस आगे, कोई भी हमारा ऐसा काम हो तो पुलिस साथ रहती है। आर्मी तो इंडियन आर्मी इंडियन शान है, इंडियन आर्मी इज ए वेरी फाइन, वो तो हिंदुस्तान की शान है। लेकिन पुलिस की तारीफ इसलिए करता हूँ कि किसी की कोई मुसीबत हो, कोई ऑफिसर गलती कर जाए सिविल का, पुलिस को पहुंचना पड़ता है। कोई पे किसी को रिश्वतखोरी में देते हुए पकड़े जाए, पुलिस पहुंचती है। तो इसलिए मैं पुलिस का आभारी शुक्रिया, और पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर मीडिया का लाख बार इसलिए शुक्रिया करता हूँ कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता, जिस जंगल में, उस जंगल में जम्मू कश्मीर की मीडिया पहुँचती है और वक्तन सवक्तन अपने लोगों को जो खबर होती है देती है। मैं इस पे आपका शुक्रिया करता हूँ मैम, लॉट ऑफ थैंक्स आप। धन्यवाद फरीद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ फरीद मीर जी, जो कि पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ ये उस इशू पर भी आज हमने जो बात की है, बड़े ही देखा जाए तो एक ऐसे इश्यूज हैं जो आम मूल सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, जो कि राजौरी और पुंछ की जो समस्या है बताई कि कहा गया था कि घर घर तक बिजली पहुंचेगी, घर घर तक सड़कें कनेक्टिविटी होगी, गाँव के लोगों के चेहरों पर खुशहाली आ गई। वही आज ये उन मूल सुविधाओं से ही भी वंचित है। कहाँ है वहाँ के एमपी, और यह कहेंगे कि कहाँ है वहाँ के सरपंच, डीडीसी मेंबर, आखिर क्यों नहीं इन चीजों को प्रायोरिटी पर लेकर काम किया जाता? क्योंकि जनता का विश्वास है। थर्ड टायर सिस्टम की बात करें, इसीलिए कहा था कि जो गाँव के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ के क्षेत्रों का विकास होगा, आम जनता में खुशहाली आएगी। पर अगर मूल सुविधाओं की बात करें तो आज भी सड़कों से, पानी से, बिजली से अगर यह हमारी जनता वंचित होगी तो किस तरह का थर्ड टायर सिस्टम। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो इशू डिमोलिश ड्राइव चलाई गई थी रूपनगर में, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि दोनों साइड की बात सुनना कि आखिर क्या राय रखती है जनता भी। इनका ये कहना है कि जो लोग अलॉटीज है उनको भी उन्हीं का अधिकार मिलना चाहिए, और जो लोग वहां पर लगातार कितने सालों से रह रहे थे उनको इस तरह से उनके घरों को, आशियानों को उजाड़ना कतई सही नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे अपने लोग हैं। और साथ ही साथ अगर वाकई वो जेडीए की लैंड हो तो जेडीए को दोनों से मिलकर या लॉटी से भी और उनसे भी मिलकर पहले पूरी तरह से इन चीज़ों को सुलझाना चाहिए, फिर इस तरह की ड्राइव को चलाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका परिवार है, इस ठंड के माहौल में, इस कोविड के चलते वो लोग, वो गरीब बुजुर्ग, उनका पूरा परिवार, उनके जो माल मवेशी है, आखिर कहाँ जाएंगे? इस कोविड ने तो अपनों को अपनों से दूर कर दिया। जहां पर हम गले मिलते थे हाथ जोड़कर, उनसे हालचाल पूछते, आज उस कोविड के चलते दूरियां बनाने को कहा जा रहा है। तो खुद सोचिए इस माहौल में वो लोग कहाँ जा रहे हैं। आज कितने दिनों से लगातार ठंड में बैठे हैं, पर अभी तक कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। और जिस तरह से फरीद जी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर, इंतजामिया से भी यही उम्मीद करते हैं कि दोनों को अधिकार मिले। जो लोग वहाँ इतने सालों से रह रहे, या तो उनको रिहेबिलिट किया जाए या उनको कंपनसेट किया जाए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अलॉटीज है, जिन लोगों ने भारी भरकम रकम दी है, अपनी पूरी उम्र की कमाई दी है, उनको भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए।
और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।